दोस्तों, ईरान में दंगे पर नियंत्रण करने के बाद लगातार ईरान की सुरक्षा एजेंसियां उन लोगों को तलाश रही हैं जिन्होंने इसमें दंगे में सक्रिय भूमिका निभाई, और खास तौर पर यह पहचान की जा रही है कि क्या ये लोग विदेशी ताकतों के हाथों पर खेल रहे थे। इन सब के बीच नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा कि नेतन्याहू की एक लाडली वहीं ईरान के अंदर धर ली गई है। उसने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है, कहां से, कैसे, किसके आदेश पर यह सब किया जा रहा था। इसके अलावा एक और पकड़ा गया, उसने तो बकायदा रेट लिस्ट सबके सामने रख दी कि किसी की हत्या करने पर इतने करोड़ तोमान, थाने को फूंकने के इतने करोड़ तोमान, किसी के घर में आग लगाने के इतने करोड़ तोमान, दंगा उत्पात करने के करोड़ों तोमान, यानी कि करोड़ों के तोमान के हिसाब से लोगों का ईमान खरीद कर इस दंगे में ईरान को जलाने की साजिश थी। खास बात इसमें यह भी निकलकर सामने आई कि जैसे ही यह खबर निकलकर आई है, इजराइल गिड़गिड़ाने लगा अमेरिका के सामने। कोई खबर है कि 14 तारीख की रात यानी 14 जनवरी की रात को ईरान पर एक बड़ा हमला करने का पूरा फैसला अमेरिका ले चुका था। फाइटर प्लेन उड़ान भी भर चुके थे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गिड़गिड़ाने और अरब देशों की अपील के बाद अमेरिका ने अपना फैसला बदला था। क्यों फैसला बदला, क्या उसकी वजह है और क्या उसके सबूत हैं, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या वाकई ईरान ने न केवल दंगे पर नियंत्रण पाया बल्कि मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल दिए जिसमें अमेरिका फंसता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। ईरान को लेकर लग रहा था कई को कि गया, अब तो सत्ता परिवर्तन है और जो निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं उनकी वापसी तय है, जो इस समय अमेरिका और इजराइल के हाथों खेल रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, वो भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले दिखाता हूं नेतन्याहू की वो लाडली जो ईरान के अंदर धरी गई, जिनको लेकर नेतन्याहू बहुत बेचैन है क्योंकि उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो वाकई नेतन्याहू और इजराइल की पोल खोलते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो दिखा रहा हूं। تو تمام کانال‌های اسرائیل عضویت داره، به خود نتانیاهو پیام داده. این نفر از طریق فضای سلطنت طلبی آشنا میشه با رژیم، به رژیم وصل میشه. همه اینا رو میگه ها، همه اینا رو میگه، یعنی میگه من پیام دادم فلان کردم فلان کردم. ارزم به حضورش تو جنگ 12 روزه خیلی فعال بوده. جنگ فکر میکنم نمیدونم، فکر کنم جنگ فلسطین و اینا بود، فکر کنم. یعنی از زمانی که رژیم صهیونیستی علیه غزه شروع کرد شما از اون موقع شروع کرد؟ نه مسلط نیستم. तो मैं बताता हूं है कौन ये। दरअसल ये जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही ये ईरान के मुख्य न्यायपालिका प्रमुख हैं। इनके सामने इस महिला को पेश किया गया, इसके बारे में बड़े खुलासे हुए। दावा है ये मोसाद की एजेंट है, यही नहीं 7 भाषाएं जानती है। आगे की कहानी बताने जा रहा हूं। कहानी यह है कि ये लगभग इजराइल के सभी चैनल्स में काम कर चुकी है। खास तौर पर इजराइल से ईरान भेजी गई थी और ये सीधे ईरान में रहकर किसी और को नहीं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक एक एक्टिविटी, एक एक खबर भेजती थी। मोसाद की इस एजेंट के पकड़े जाने की खबर जैसे ही मिली, क्योंकि वो सीधे नेतन्याहू से तार जुड़े हैं, हालत खराब हो गई है। नेतन्याहू क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं अमेरिका के सामने वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए एक रेट लिस्ट भी सामने आई। रेट लिस्ट क्या कहती है, जरा सुनिए। مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستای آینده ایران را ترسیم کنند و هر من दरअसल इसमें बताया गया है कि कैसे ईरान के रक्षा मंत्री उन्होंने बताया कि एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया जिसे $6000 दिए गए थे ईरान के लोगों की हत्या करने के, क्योंकि इससे पहले भी रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें बताया गया कि खास तौर पर जो 217 लोग मारे गए उनमें जो धड़ है उसके सर के ऊपर का हिस्सा होता, ऊपरी हिस्सा, वहां पर गोली लगी हुई मिली है। यानी पूरा का पूरा मसला यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना है। ठीक है, अब सुनिए क्या क्या है। किसी व्यक्ति की यानी किसी ईरानी की हत्या की जाएगी तो जो ईरान के उस व्यक्ति की हत्या करेगा उसे 50 करोड़ तोमान मिलेंगे। अगर आप किसी वाहन को, किसी गाड़ी को फूंक दोगे इस दंगे में तो 20 करोड़ तोमान मिलेंगे। 8 करोड़ तोमान मिल जाएंगे अगर थाने को फूंक दोगे, उत्पात मचाओगे, अशांति फैलाओगे तो 1 करोड़ तोमान मिलेंगे। ये क्लियर हुआ है। 50 करोड़ तोमान मतलब समझ लीजिए $6000।
$6,000 दिए गए थे, उसने ना जाने कितनों की हत्या कर दी। उसका दावा है कि हाँ और लोगों ने भी ऐसा किया है। इसकी पुष्टि करता हुआ एक वीडियो भी सामने आया, देखिए पहले। तो भारी भरकम हथियारों के साथ दावा है, जिसमें हाईली ट्रेंड लोगों का एक समूह 8 जनवरी को इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें ईरान में हमले की तैयारी करते हुए दिखाया जा रहा है। दावा यह भी है कि मोसाद से जुड़े हो सकते हैं, जिनमें से एक महिला गिरफ्तार भी हुई है, जिसे पूछताछ भी चल रही है, जिसने खुलासा भी किया कि वो नेतन्याहू से जुड़ी थी। रेड लिस्ट सामने आ गई, ये तस्वीरें सामने आ गई। अब चूंकि थू-थू हो रही है पूरी दुनिया में, तो हालत क्या है? इजराइल गिड़गिड़ा रहा है कि किसी भी तरह का हमला अमेरिका ईरान पर ना करे, क्योंकि 500 खैबर मिसाइलें पहले ही तैनात है। हमने खबर दिखा दी थी आपको। ईरान ने कहा हो सकता है हम आप तक अपनी मिसाइल ना पहुंचा पाए, हो सकता है, लेकिन आपके मिलिट्री बेस नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़ेंगे इजराइल को। 500 खैबर मिसाइलें, खुर्रम शहर मिसाइलें, कई और मिसाइलें और ड्रोन, शाहिद जेट ड्रोन जैसे सारे के सारे एक्टिव कर रखे हैं। अब देखिए क्या है, इजराइल एंड अरब नेशन आस्क्ड ट्रम्प टू रिफ्रेन फ्रॉम अटैकिंग ईरान। अरब देशों के साथ साथ इजराइल ने कहा, अमेरिका से अपील की है कि भाई प्लीज प्लीज ईरान पर हमले से परहेज करिए, हम झेल नहीं पाएंगे वो। ये दावा करता हुआ देखिए क्या है, ये पूरी एक लिस्ट निकल कर सामने है। दरअसल इस लिस्ट को आप डिकोड करेंगे तो उसमें से कुछ शब्द पढ़ लीजिए। मिशन कॉल्ड ऑफ, मिशन कॉल्ड ऑफ, मिशन कॉल्ड ऑफ, ये 2-3 बार इसमें लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, क्या वजह है, जरा मैं भी आपको दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल आप देख ही रहे। इसमें मिशन कॉल्ड ऑफ के नाम से काफी चीजें निकलकर सामने आती हैं। इसमें जो दावा किया जा रहा है, दावा क्या है ये जरा देखिए। इसमें दावा है, ये देखिए, इन्होंने बताया कि 14 तारीख को 14 जनवरी 2026 यानी 2 दिन पहले कतर अल उदैद अमेरिकन बेस के लॉग रिकॉर्ड है। जब कोई प्लेन उड़ता है, चाहे वो नॉर्मल प्लेन हो, नागरिक विमान हो, या फिर जब कोई लड़ाकू विमान जाता है, तो उसकी पूरी लॉग शीट तैयार होती है। वही लॉग शीट है जिसमें पता लगा है कि अमेरिकी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ईरान पर बमबारी करने के लिए उड़ान भर चुके थे। उन्हें आखिरी वक्त पर वापस बुलाया। ट्रंप से नेतन्याहू समेत अरब देशों ने के प्रमुखों ने अपील की। दोनों ने कहा कि ईरान का जवाबी कार्रवाई को इस वक्त नहीं वो झेल सकते हैं अगर अमेरिका ने अटैक किया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरा ईरान खत्म कर दोगे, गड्ढा बन जाएगा वहां जाकर, लोग पूरे मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं। अगर हमला किया और ईरान ने बैकफायर किया तो हम नहीं झेल पाएंगे, आप तो दूर बैठे हुए हो, तो मना कर दिया गया। तो क्या यही वजह है कि कतर, सऊदी अरब जैसे देशों से लताड़ खाने के बाद अपने सैनिक वापस लेकर गए डोनाल्ड ट्रंप? देखिए इसमें भी है, इतना माहौल बनाने के बाद भी अमेरिका ने अभी तक हमला नहीं किया। एनबीसी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान से ईरान को तेज और निर्णायक झटका लगे और एक लंबे युद्ध से बचा जा सके। लेकिन ट्रंप के सलाहकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि सैन्य हमला तुरंत सत्ता परिवर्तन लाएगा। इनका यह मानना था कि अंदरूनी तौर पर दंगे से जूझ रहा है, सारा सुरक्षा बल वहीं लगा हुआ है। ऐसे में अगर अटैक ईरान पर किया जाएगा तो यह इतना निर्णायक होना चाहिए कि ईरान की सत्ता परिवर्तित हो जाए, जिससे जो नई सत्ता आएगी वो पहले से ही तैयार है, वो तो चरण वंदना करने में लगी हुई है, पूरा ईरान को अमेरिका और इजराइल की झोली में डालने के लिए तैयार है, वो कुछ कर नहीं पाएगी। यानी इस दंगे की वजह से बाहरी आक्रमण से बचने के लिए भी ईरान के लिए रास्ता नहीं छोड़ना था। वो बात अलग है कि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया, दंगाइयों को पकड़ा, हालत खराब हो गई। ट्रंप के सलाहकारों ने कह दिया कि अगर हमला किया तो याद रखिएगा कोई गारंटी नहीं है कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा। ये इसकी रिपोर्ट भी एक निकल कर आई। ट्रंप वाज टोल्ड अटैक ऑन ईरान वुडंट गारंटी कोलैप्स ऑफ रिजीम। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा आपकी बात तो अच्छी है, सुनने में भी अच्छी लगी, लेकिन याद रखिए इसकी कोई गारंटी नहीं कि जिस मकसद के साथ यह हमला किया जाना है, यानी रिजीम चेंज, वो रिजीम चेंज वहां हो पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमला होते ही जितने प्रदर्शनकारी वाकई महंगाई की वजह से सरकार के खिलाफ खड़े हैं, वो ऐसे हमले के फौरन बाद अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दे और जो सपना देखा है वो धराशायी हो जाए। इसलिए इस हमले को रोका गया। वहीं देखिए, जब थू-थू होने लगी पूरी दुनिया में कि क्या वाकई अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़कर जा रहा है, क्योंकि कतर से तो अपने सैनिक वापस बुला लिए, तो अब तारीफ करके पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को। They said people were shooting at them with guns and they were shooting back, and you know, it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. तो यहां पर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पहले तो कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों पर हमला मत करना, सख्ती से निपटे तो हमला कर दूंगा। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पहले गोली चलाई थी, उसके बाद सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, यानी जायज ठहराई जा रही है ईरान के सुरक्षा बलों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई। अब आइए अगला जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं।
شاد میشدن، چون اینا واقعا گرفتار. ترامپ اینا گفته ببینید من نمیخوام یه جنگی طولانی بکنم، من یه حمله بیشتر نمیخوام بکنم، کوتاه مدت. خب آقای ترامپ، تو فکر کردیم ما بعد از اینکه یه حمله کوتاه مدت کردی دوباره تقاضای آتش بس میخوای بکنی؟ حتما بعد فکر میکنید ایران این بارم آتش بس رو قبول میکنه؟ من همین दरअसल ये बयान आया है ईरान की तरफ से, दिया गया है, ये वरिष्ठ अधिकारी हैं ईरान की सेना के. उन्होंने कहा सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, तुर्की, इराक, जहां जहां भी अमेरिका के बेस कैंप है, उन देशों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और हम हमेशा उनके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं. लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो यकीन रखिएगा हम किसी भी कीमत पर इन देशों के अंदर घुसकर अमेरिका के उस मिलिट्री बेस को ध्वस्त कर देंगे. फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो कौन सा देश है, ये सारे हमारे अपने दोस्त हैं, बिल्कुल मित्र हैं हमारे. दरअसल ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका पहले तो मिडिल ईस्ट में छोड़कर जा रहा था मिलिट्री कैंप, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में जो उसका एयरक्राफ्ट करियर है उसे मिडिल ईस्ट के अंदर सेट कर रहा था. जैसी ये खबर मिली बहुत शांति से समझाया कि वहीं की वहीं रोक देना, अगर इस बार उल्लंघन हुआ तो सीज फायर की कोई सीमा नहीं रहेगी. तुम हमें मारोगे, हो सकता है तुम हमारे 10 मारो, लेकिन हम तुम्हारे 2 तो मारेंगे. ये क्लियर कर दिया गया. देखिए ये वो खबर थी जिसमें आप वीडियो में देख सकते हैं, यही वो एयरक्राफ्ट करियर है जो जा रहा है, ये पहुंचाया जा रहा था वहां पर मिडिल ईस्ट की तरफ. और अब जैसे ही ईरान की तरफ से बयान आया है और इजराइल समेत जितने भी अरब देश हैं उन्होंने अपील की है, उसके बाद अमेरिका भी बैकफुट पर नजर आ रहा है. और जाते जाते जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं. मैंने कहा था ना आपसे कि घर का भेदी ही लंका ढहाता है, तो देख लीजिए, सुन लीजिए इनका बयान. To all of our friends around the world, under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran, a beautiful, ये बता रहे हैं कि इस समय ईरान को गरीब देश, आतंकवादियों का समर्थक देश ऐसा माना जाता है, लेकिन असली ईरान बहुत खूबसूरत है, ये है वो है. ये दरअसल निर्वासित क्राउन प्रिंस है, नाम है रजा पहलवी. पहले ही दिन से ये दंगाइयों को भड़काने में लगे हुए हैं. ये अब क्या कह रहे हैं कि सुनिए इनके बयान जो है उसके मुताबिक क्या कहते हैं. परमाणु सैन्य कार्यक्रम समाप्त होगा. अब आप अंदाजा लगाइए, इतने सालों से अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद ईरान अड़े गए. अगर अमेरिका के सामने ये सरेंडर नहीं है तो क्या है कि परमाणु कार्यक्रम समाप्त कर देंगे. दूसरा देखिए, आतंकी संगठनों को समर्थन खत्म किया जाएगा. कौन आतंकी संगठन? हमास आतंकी संगठन कैसे, जरा बता दीजिए. इजराइल ने तो फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है, उसे हमास को बताएंगे. एचटीएस, चलिए मैं मान लेता हूं आतंकी संगठन, तो एचटीएस भी तो आतंकी संगठन था. अमेरिका के ने जब कहा नहीं एचटीएस तो अच्छा, क्योंकि उसके लिए काम करने, तो अमेरिका तय करेगा कौन आतंकी संगठन कौन नहीं, यानी अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं. तीसरा देखिए, अमेरिका से संबंध सामान्य होंगे और इजराइल को मान्यता दी जाएगी. ये इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार बैठा है ये आदमी. मैंने कहा था ना, कोई ऐसा होता है जब आपका देश या आपका घर टूट रहा होता है तो आपका अपना उसमें जरूर शामिल होता है. चेहरा पहचान लीजिएगा. नमस्कार.